नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। 400 नंबर का आता है अकेला ये सब्जेक्ट, है ना। जीएस 5th और 6th दोनों हम कर रहे हैं। इसकी क्लास 10 AM और इसकी क्लास 6 PM। ओके, ये दोनों क्लास मिलती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसकी बुक अवेलेबल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So hello guys, this is me Mohit Sharma, director Sankalp IAS Academy, having more than 15 years experience in civil service field and my sole motive behind this series is to become your favorite teacher। ये हमारी GS 6th पेपर की 10वीं क्लास है, तो क्वालिटी आपको समझ आ रही होगी तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। काफ़ी मेहनत इसके लिए की जा रही है। यहाँ तक कि आज एक फंक्शन में है तो होटल के रूम से ये क्लास आपकी रिकॉर्ड की जा रही है कि आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो। तो आप इस मैथ को समझिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक, तो आज एक नया टॉपिक हमने करना है। तो पहले अपने मेंस नेविगेटर में देख लेते हैं कि कहाँ तक हमने सिलेबस कवर कर लिया और क्या नया टॉपिक हमें देखना है। तो 6th पेपर में जाना है हमने और ज्योग्राफी में जाना है ना। ठीक है, देखिए तो ये पहला टॉपिक है सिलेबस का। इसमें हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिया, रिलीफ स्ट्रक्चर देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, इरिगेशन, मिनरल, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन। ये टॉपिक आज हमने पढ़ना है, वेजिटेशन, है ना। इसमें हमने देखा कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, बस ये ड्रेनेज सिस्टम और क्लाइमेट से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं तो आ सकता है। वेजिटेशन से ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि अब वेजिटेशन सिलेबस में कहीं और भी दिया हुआ है। हाँ, तो इसी GS 6th पेपर में यूपी ज्योग्राफी में एक आध जगह और भी दिया हुआ है। पहले यहाँ जो वेजिटेशन से क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। देखिए 2024 में क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार एवं विशेषताएं लिखिए। यूपी में कौन कौन सा नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, उसके टाइप बताओ, उसके फीचर्स बताओ। ठीक है, बस एक ही बार क्वेश्चन आया इससे 2024 में। नए सिलेबस में इसको ऐड करा गया है, तो 23 में नहीं आया, 24 में आया। तो बेसिकली इसमें यूपी में जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट है, उसको पढ़ते हैं, है ना। तो क्या ये सिलेबस में कहीं और भी है? देखो, सिलेबस का दूसरा पॉइंट है ये, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, मृदा, जल, वायु, फिर से आ गया वन। तो अब जब हम पहले पढ़ लेंगे तो यहाँ थोड़े ना पढ़ेंगे, है ना। वन और घास के मैदान हम यहीं पढ़ लेंगे, तो इस वाले टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, ये कवर हो जाएगा। क्या कहीं और भी है सिलेबस में? चलो तो अगला टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी। अरे तो जब वन पढ़ेंगे तभी वन के साथ में वन नीति पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट पॉलिसी, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं वेजिटेशन इन यूपी, इसमें आपके 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे। पहले टॉपिक में वेजिटेशन वाला पार्ट, दूसरा टॉपिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड वाला पार्ट, और तीसरे टॉपिक में पूरा पूरा फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन कितने आए हैं फॉरेस्ट पॉलिसी वाले पार्ट से? भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। जो उसके रिसोर्सेज हैं उस वाले से कोई क्वेश्चन नहीं आया। वेजिटेशन वाले से 2024 में एक क्वेश्चन आया। समझ में आया आपको पढ़ने का सही तरीका ना। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम 2 बातें, सिलेबस एंड PYQ। इन्हें देखो, दोनों चीजों को, सिलेबस को भी एंड PYQ को भी। इस बुक में दोनों चीजें एक साथ हैं, ये सिलेबस हो गया, यहाँ PYQ लिखे हैं। ये इसकी खासियत है मेंस नेविगेटर की, है ना। ये बहुत काम की बुक हो सकती है। ये बुक आपके पास है तो आपको किसी टीचर से, किसी दोस्त से, किसी भाई बंधु से ये पूछने की जरूरत नहीं है क्या पढ़ूं, पेपर में क्या आता है। अरे भाई खुद से जान लो ना क्या आता है, इस किताब में लिखा हुआ है सब क्या आता है, कहाँ से आता है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा सिलेबस क्या है और उससे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये हमें मिलेगा यूपी में वेजिटेशन, मिनरल हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, यहाँ से स्टार्ट है यूपी में वेजिटेशन, है ना। तो इसमें कई चीज़ें पढ़नी है, एक हल्का सा आइडिया ले लो थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है ना। पूरे 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे यूपी में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन,
उसी को रीजनल डिवीजन भी बोलेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की मिलती है तो क्षेत्र भी पता चल जाएंगे। तो यूपी में वेजिटेशन का रीजनल डिवीजन आ जाए या टाइप पूछे तो इससे आंसर होगा। 2024 में यही क्वेश्चन आया था, टाइप्स पूछे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी, दोनों इसमें कवर हो जाएंगी। और हमने क्या क्या करा है जो फ्यूचर में आ सकता है, यूपी की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है इंडिया की, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी का क्या डेटा है, कितने प्रतिशत इलाके में वन है, सर्वाधिक वन कहाँ है, न्यूनतम वन कहाँ पे है। ये बेसिकली प्री में काम आएगा और मेंस में इससे हम थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तो इसको यूज करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा, मेंस में इसका क्या होगा, यूज। प्री में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्री के फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश में वेजिटेशन का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अगला टॉपिक चैलेंजेस क्या है, फिर गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है। ये सब मेंस के काम की चीजें। डन। और फिर उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो ये हमारे 6-7 टॉपिक इसमें होने वाले हैं। यूपी की सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद में फॉरेस्ट रिपोर्ट, फिर सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, गवर्नमेंट मेजर्स, वे फॉरवर्ड, और ये फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 जो तीसरा टॉपिक था उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, तो वो यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम कहाँ तक कर लेंगे, तो यहाँ तक हम कर लेंगे आज की क्लास में। ये 2 पार्ट में करके होगा, 3 टॉपिक आपके सिलेबस के कंप्लीट हो रहे हैं। हमने बताया था आगे टॉपिक छोटे छोटे हैं, देखो 2 क्लास में 3 टॉपिक हो जा रहे हैं, मतलब एक टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट है, तो है ना, आगे चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। हमने बोला है हम इसे 1.5 से 2 महीने में पूरा कर लेंगे, तो GS 5th और 6th दोनों पेपर हम पूरे करा देंगे 1.5 से 2 महीने में। डन। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वनस्पति के प्रकार, तो देखते हैं भाई कितने प्रकार की वनस्पति मिलती है उत्तर प्रदेश में। फाइल हैंग हो रही है, ओपन होने दो इसको 1 मिनट। देखो तो जो वनस्पति के प्रकार हैं उसमें सबसे पहले आप एक डायग्राम लिख लो, यहाँ से समझा दे रहे हैं। फिर ये पहले ही सोचो, अगर ये क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश में वनस्पति के प्रकार लिखिए तो क्या लिखोगे। तो सबसे पहले कि कई प्रकार की वनस्पति मिलती हैं, चूँकि जलवायविक विविधता है इसलिए वनस्पतिक विविधता भी है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है तो वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी है, ये हम इंट्रो में लिखेंगे, है ना। फिर एक एक करके कितने प्रकार की वनस्पतियां मिल रही हैं हेडिंग डाल के लिखेंगे और उनको इमेज में भी दिखाएंगे, जैसे यहाँ दिखा दिया, ये है ना। उन सब के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट क्या होंगे, इनके फीचर्स। तो एक साथ दोनों चीजें कवर हो जाएंगी ना। यूपी की वनस्पति के टाइप लिखो और उनके फीचर लिखो। तो ये जो इनके अंदर के पॉइंट लिख रहे हैं, कहाँ कौन सा पेड़ मिलता है, कौन से इलाके में होती है, ये सब उनके फीचर्स हैं। ड्राफ्टिंग समझ में आ गई। वनस्पति के प्रकार और विशेषताएं आया तो कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताएंगे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, उसे आप जलवायु विविधता से जोड़ सकते हो कि जलवायु विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। फिर हेडिंग डालोगे वनस्पति के प्रकार, वहां पे पहली वनस्पति, उसमें कुछ पॉइंट यानी कि उसके फीचर्स, फिर दूसरा उसके फीचर्स और एक डायग्राम, बाद में कंक्लूजन कि उपरोक्त वनस्पतिक विविधता का उत्तर प्रदेश में व्यापक महत्व है, न केवल आर्थिक महत्व है बल्कि जैव विविधता संरक्षण में महत्व है, पर्यावरण संतुलन में महत्व है। ऐसे उसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हुए कंक्लूजन लिख दोगे। जब हम ये समझ जाते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे लिखा जाएगा, तो पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो चीज हमें हल्की लगने लगती है, और हल्की लगने लगती है, डर खत्म हो जाता है, तो याद भी हो जाती है। समझे ना। तो हम हर टॉपिक में आपको सबसे पहले यही बताएंगे इससे क्या पूछा जा सकता है और वो आएगा तो उसको कैसे लिखना है। आप यकीन मानो धीरे धीरे करके आपको सब्जेक्ट बहुत हल्का लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। चलो तो पहले हम यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको कि कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, फिर 1 बाय 1 हम उसको समझ लेंगे। 3 तो यहाँ डायग्राम में दे ही रखी हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट रेसिडियस फॉरेस्ट, भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट थोड़े ना मिलेंगे यूपी में, वो तो इक्वेटर के पास मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही मिलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, तो देखो एक तो सबसे पहले सबके सब डेसिडियस फॉरेस्ट है, डन। ये थोर्नी फॉरेस्ट है, कटी लेवल।
ये याद रखा। ये मॉइस्ट है, ये ड्राई है, तो इन वाले पेड़ों की कैनोपी ज़्यादा होगी, इनकी कैनोपी कम होगी, है ना। इनकी अंडर ग्रोथ कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी। ये थोड़े घने वन होंगे, समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा अंतर है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ टाइप के पेड़ मिलेंगे कुछ, या कांटेदार पेड़। देखो तो सबसे पहले जो भी 5-6 वनस्पति हैं फटाफट देखते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहीं पे बड़ी बड़ी घास भी मिलती है, तो तीसरा यहाँ पे क्या हो गया, सवाना, सवाना ग्रासलैंड। और चौथा जो ये ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है, ये नंबर 4 हो गया। बाकी ये जो पूरा इलाका है इसमें ये पश्चिम वाला इलाका है ना, और इसको भी शामिल कर लो पूरा। इस इलाके में एग्रो फॉरेस्ट्री मिलती है, यानी कि खेती के साथ साथ पेड़ लगा रहे हैं, तो खेती के साथ साथ पेड़ क्या लगाएंगे, वो यूकेलिप्टस, पॉपुलर, ये सब चीजें है ना। डन। तो 5 तरह की वनस्पति हमने आपको सीधे सीधे बताई। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, फिर यहाँ पे आ गया सवाना, यहाँ पे आ गया एग्रो फॉरेस्ट्री, और यहाँ पे आ गए ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है। एक छठे तरह की वनस्पति है, जहां नदी जाती है तो नदी के किनारे किनारे विशेष तरह की वनस्पति मिलती है ना, स्पेशल टाइप के पेड़ मिलते हैं, तो वो हो गया रिवराइन फॉरेस्ट। तो उत्तर प्रदेश में वनस्पति के प्रकार आपने याद कर लिए, 6 प्रकार हो गए। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ये क्या बनेगा, उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, है ना। फिर यहाँ पे सवाना हो गया, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री है तो कृषि वानिकी हो गया, यहाँ पे उष्ण कटीले वन हो गया, और वो जो रिवराइन फॉरेस्ट है तो वो नदी किनारे वाले वन, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं उसको, है ना। अभी हिंदी वाली में देख लेना एग्जैक्ट क्या टर्म यूज की गई है। 6 प्रकार याद हो गए, डायग्राम भी बना लिया। अब क्या बचा, सोच के बताओ क्या बचा। इंट्रो बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, डायग्राम बता दिया, 6 प्रकार बता दिए। अब इनके अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट ही तो बचे। चलो तो देखते हैं 2-2, 3-3 पॉइंट। नंबर 1, इनमें पहला पॉइंट लिख देंगे किस क्षेत्र में मिलता है, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस में लिख देंगे तराई क्षेत्र, पहला पॉइंट हो गया। इनकी कैनोपी बड़ी होती है, दूसरा पॉइंट हो गया। पेड़ के नाम लिख देंगे कि नीम है, शीशम है, साल है, महुआ है, ये पेड़ मिल रहे हैं, चौथा पॉइंट हो गया, है ना। 3-4 पॉइंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वाले में जाओगे तो बुंदेलखंड का रीजन हो गया, ये बता दोगे। कटीले 1-2 पेड़ का नाम बता दोगे, ठीक है ना। क्षेत्र का नाम, 1-2 पेड़ का नाम याद कर लो, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हमने बता दिया, अब हम बस इनके अंदर 1-2 पॉइंट देखेंगे। तो पहले ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तराई और हिमालयन फुटहिल्स में मिल रहे हैं। अब यहाँ जिले लिखना चाहो तो लिख देना, वरना इससे काम चल गया, 3 ही पॉइंट तो लिखने हैं। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, अब ये जिले तो पूरा मैप याद ही करा रखा है। और अच्छी बात है, आप पहले क्षेत्र का नाम लिखोगे, फिर वहां जिलों के नाम लिख दोगे, आपके 2 पॉइंट तो रेडीमेड तैयार हो गए। मैप तो पहली दूसरी क्लास में याद कराया था। फिर पेड़ों के नाम लिख दो, टाइप, साल है, टीक है, शीशम है, महुआ है। फर्नीचर बनाने में ज्यादातर प्रयोग में आई जाती है ये चीजें, है ना। कैरेक्टरिस्टिक, भाई जब पर्णपाती हैं तो वर्ष में कुछ ही शुष्क ऋतु में पत्ते गिराएंगे ना, सेड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और चूंकि मॉइस्ट है तो थोड़ा अंडर ग्रोथ इनमें ज्यादा होगी, थोड़े घने वन होंगे, है ना। जोड़ ली चारों चीजें, 4 पॉइंट याद हो गए आसानी से, 4-5 पॉइंट। फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आ गए। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, हो सकता है ये प्री में भी काम आ जाए। लार्जेस्ट टाइप इन यूपी, यूपी में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ये, है ना। ये जो 6 प्रकार की वनस्पतियां बनाई उनमें सबसे ज्यादा कौन मिलती हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ मिल रहा है, सेंट्रल यूपी में है, बुंदेलखंड में है, विंध्यन के इलाके में, कुछ बुंदेलखंड के इलाके में है, वरना सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड जो विंध्यन वाला इलाका है ये। डन। सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, कुछ जगह के नाम लिख दिए। प्रजाति कौन सी मिल रही है, टीक। अब देखो महुआ वहां पे था तो कोई जरूरी नहीं है महुआ यहाँ लिखना, है ना। आप तो अलग अलग पेड़ याद रखना, मेंस में आपने उदाहरण में 2 पेड़ लिखने हैं, ये इतने उदाहरण है, ये वाले नहीं लिखोगे तो कुछ दिक्कत थोड़े ना है। वहां पे आपने याद कर लिया साल, टीक, शीशम, महुआ, है ना। ये 4 पेड़ याद हो गए। अब देखो 1-2 पेड़ और लिख देते हैं, 1-2 पेड़ और लिख देते हैं। 1 साल, टीक, शीशम,
तो यहाँ पे टीक और महुआ मत लिखो, पलास लिख दो, नीम लिख दो, नीम छोड़ो बैम्बू लिख दो, तेंदू लिख दो, बेल लिख दो। समझ गए ना? अब कहोगे कि ये दोनों जगह कैसे हो रहे हैं? भाई एक पेड़ की कई सारी प्रजाति मिलती हैं। आम क्या एक ही तरह का आम होता है? कई तरह का होता है ना। तो कोई मॉइस्ट में हो जाएगा, कोई ड्राई डेसिडियस में हो जाएगा। तो एक से ज्यादा जगह ये पेड़ मिल सकते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, आपको याद करने में कंफ्यूजन ना हो तो देखो ये काट दी हमने यहां से। आप पहले वाले में याद करना साल, टीक, शीशम, दूसरे वाले में याद करना पलास, बैम्बू, तेंदू। आपका काम चल गया। अब बची कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं बची, बाकी वालों को हटा दो। कोई प्री का पेपर तो है नहीं कि ऐसे पूछ लेगा, है ना। पूरे इंडिया के पूछता है वो, जीएस फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में देखते हैं। तो क्या काम बाकी था? फीचर्स देखने थे, सब में दो तीन पॉइंट देखने थे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में भी देख लिए और ड्राई डेसिडियस में भी देख लिए। अब ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट जो सदर्न इलाका है, सदर्न वेस्टर्न वाला, इधर की साइड बुंदेलखंड के इलाके का, उसमें मिलते हैं। और मेन प्रजाति है अकेसिया या बबूल, कीकर, बेर, कैक्टस। कटीली झाड़ियां हैं तो उससे याद हो जाएगा, तो अपने आप ही कैक्टस हो गया, बेर हो गया, कीकर हो गया, बबूल हो गया। और ये कम रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, उसके हिसाब से ये इनका एडेप्टेशन है पेड़ों का, तभी तो हो पा रहे हैं इस इलाके में। 3-4 फीचर्स यहाँ के पता चल गए। टाइप और फीचर पूछे थे उस 2024 वाले क्वेश्चन में, है ना। फिर उसके बाद में वो देखो, एक मिनट, ये लिखा है दलदलीय वन या नदी तटीय वन, जो देख रहे थे ना कि रिवराइन फॉरेस्ट या स्वयं फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे। तो ये नदी के किनारे किनारे वन मिलते हैं। तो बोल देंगे कि कहाँ मिल रहे हैं? अलोंग गंगा, यमुना, घाघरा, 2-4 नदियों के नाम लिख दिए। पेड़ क्या है? जामुन का पेड़ है, इमली का पेड़ है, कदम का पेड़ है, यूकेलिप्टिस तो ज्यादा पानी में ही होता है। अब बबूल आप पढ़ के आए हो, अभी दक्षिण वाले में तो मत लिखना। यहाँ पे आपने 2 उदाहरण लिखने हैं कि ये पेड़ यहाँ मिलता है, ये इसके उदाहरण है। तो जो आपको मन करे वो याद कर लो, वो लिख देना। समझ गए ना? आसान करने के लिए बता रहे हैं ऐसा, वरना बबूल आप यहाँ भी याद करोगे, वहां भी करोगे, फाइनली पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मन में आ रहा होगा, बोले सर आप ही लिख के दे देते अलग अलग, एक चीज 2-2 जगह क्यों लिख रहे हो? तो भाई हमें तो सही बात पढ़ानी है ना, एक चीज 2 जगह हो रही है तो हमें तो 2 जगह ही लिख के देनी पड़ेगी। हम गलत नहीं पढ़ा सकते ना उसके चक्कर में। लेकिन अब आपका काम आसान करना है तो हमने तरीका बता दिया कि बबूल लिखा 2 जगह है, पर आप एक जगह लिख के आना, एक ही जगह याद करना, दूसरे वाले को काट लेना। थोड़ी सी चुनौतियां होती हैं पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, है ना। तो इसके 3-4 पॉइंट पता चल गए। ग्रासलैंड, सवाना टाइप के ग्रासलैंड, यानी कि बड़ी घास वाले मिलते हैं। 2 तरह की घास है, एक बड़ी घास सवाना है ना, एक छोटी घास प्रेयरी टाइप, प्रेयरी या स्टेपी टाइप। तो ये जो होती है पोषक होती है, ये बड़ी होती है लेकिन पोषक नहीं होती। तो यूपी में तराई रीजन में ये मिल रही है बड़ी वाली सवाना टाइप की घास है ना। तो तराई रीजन लिख दिया, टाल ग्रास है ये लिख दिया, और टाइगर, डियर, राइनोसोर्स, इन सब का हिस्टोरिकली हैबिटेट रहा है ये लिख दिया। 5 पॉइंट हो गए। अब आ गया एग्रो फॉरेस्ट्री। पश्चिमी उत्तर प्रदेश फेमस है इसके लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिख देंगे पहले, और फार्म के साथ साथ हो रहा है ये आ गया। कुछ जिलों के नाम लिख देंगे, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से। डन। सेंट्रल यूपी में सीतापुर थोड़ा सा फेमस है, तो वो आ गया। तो हमने इंट्रो भी देख लिया, हमने कंक्लूजन भी देख लिया, हमने डायग्राम भी देख लिया, और हमने प्रकार भी देख लिए, 6 प्रकार, और हर प्रकार में 3-4 विशेषताएं भी देख ली। अब सोच के बताओ, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और विशेषताएं लिखो। क्या ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन है? हाँ, आसानी से हो जाएगा ये तो, ना। चलो अब वन स्थिति रिपोर्ट देखते हैं 2023 वाली। अब हर 2 साल में आती है, तो 25 के लास्ट तक नहीं आ जाएगी। तो जब नहीं आ जाएगी तो नहीं दे देंगे, तब तक तो इंतजार थोड़े ना करते रहेंगे, सिलेबस तो पूरा करना है जल्दी से। तो अभी 23 वाली रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक। वैसे इसमें ज़्यादा चीज़ें बदलती भी नहीं है, बहुत माइनर से चेंज आते हैं। हिंदी में आगे लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में देखो। जो फॉरेस्ट कवर है वो है लगभग 15,045 स्क्वायर किलोमीटर, जो यूपी के कुल क्षेत्रफल का 6.24% है। वन क्षेत्र है ना, वन क्षेत्र। और यहां देखना ट्री कवर,
ये 8,950 है, 3.72 है। और इन दोनों को मिला के यूपी का कुल वन क्षेत्र, टोटल ग्रीन कवर ऑफ यूपी कितना हो गया 9.96%। तो पहले तो इसमें अंतर पता चले कि वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र में क्या अंतर है। तो भाई जो वन और वृक्ष में अंतर है वही वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र में। अगर कहीं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो वो तो वन क्षेत्र है। अब सड़क किनारे कोई तुम्हारे घर में एक पेड़ लगा हुआ है तो उसको क्या वन में नहीं गिनोगे, पेड़ में तो गिनेंगे, वन में नहीं गिनेंगे, है ना। तो वो क्या आएगा वृक्ष, तो उसको वृक्ष क्षेत्र में गिना जाएगा। समझ में आ गया। यूपी में सिंगल सिंगल पेड़ भी अलग अलग लगे हुए हैं तो उन्हें भी गिनना पड़ेगा पेड़ों की गणना में, तो वो है वृक्ष क्षेत्र। और जो इकट्ठे हैं वो वन क्षेत्र। वन क्षेत्र का फिर कैटेगराइजेशन है वेरी डेंस, सघन, मॉडरेट और ओपन फॉरेस्ट, खुला वन। ये इस पे डिपेंड करता है। ये मान लो जंगल है और यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। सोचो अगर आप ऊपर से झांक के देखो तो जमीन दिखेगी नहीं दिखेगी, है ना। डिपेंड करेगा पेड़ कितनी कितनी दूरी पे हैं और पेड़ की कैनोपी कितनी बड़ी है, जो उसका छत्र है ऊपर का कैनोपी वो कितनी बड़ी है। तो अगर वो कैनोपी 70% से भी ज्यादा होती है, मतलब ऊपर से देखने से 30% ही जमीन आपको दिख रही है, 70% से ज्यादा कैनोपी है तो सघन क्षेत्र होता है। 40 से 70% कैनोपी है तो मॉडरेट होता है। और 10 से 40 हो फिर तो ऐसे होगा एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, बाकी सब खुला हुआ ही है, तो उसको क्या बोलते हैं खुला वन। आ गया समझ में। ये सब चीजें प्री में काम आ सकती हैं। बस वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, कैनोपी 70% से ज्यादा। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या है, कैनोपी 40 से 70। ओपन फॉरेस्ट क्या है, कैनोपी 10% और 40% के बीच में। इसमें अच्छी क्वालिटी वाले वन कौन से हैं, जिसको बोलेंगे कि जो मतलब एक्चुअल में वन का काम है कार्बन को रिसाइकल करना, है ना, CO2 लेना, ऑक्सीजन देना, तो वो तो घने वन ही काम आएंगे उसमें तो ज़्यादा। ये कुल 2,688 स्क्वायर किलोमीटर है। ये वाले वन उससे थोड़े खराब हैं, ये थोड़े ज़्यादा हैं, और ये सबसे ज़्यादा खराब है, ये सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में दो समस्याएं हैं। इंडिया का वन क्षेत्र लगभग 25% के आसपास है ना, टारगेट 33 का है और यूपी का 9.96 है। तो यूपी में दो समस्याएं हैं। पहला तो वन क्षेत्र है ही कम, 17वें नंबर पे आ रहे हैं 9.96। दूसरा जो है उसकी गुणवत्ता खराब है। ये 10% वाले कैनोपी वाले ज्यादा है, खुला वन ज्यादा है ना। और ये जो पेड़ वाला इलाका है ये 3.72 है, 9.96 है। ठीक है, ये फैक्ट हमारे प्री में कहीं याद आएंगे, काम आ जाएंगे और हम इनका मेंस में भी यूज कर लेंगे। अब एक अच्छा फैक्ट जो 2023 की रिपोर्ट में था। वैसे तो हम 17वें नंबर पे हैं वन के मामले में, लेकिन जो 2021 वाली रिपोर्ट थी और 23 वाली रिपोर्ट थी, तो कुछ राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई होगी इन 2 वर्षों में, कुछ राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई होगी। तो वन वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो कहीं अच्छा पॉइंट लिखना होगा, सरकारी प्रयासों का अच्छा परिणाम दिखाना होगा, तो इसको लिख देंगे कि IFSR 2023 के अनुसार वन क्षेत्र वृद्धि में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, इतने वन की वृद्धि हुई। ठीक है, चुनौती कहीं दिखानी है वन क्षेत्र की उत्तर प्रदेश में, तो ये वाला लिख देंगे कि वन क्षेत्र बहुत कम है, 17वें नंबर पे आते हैं और उसमें भी खुला वन ज्यादा है। ये फैक्ट है। इसमें ये ऊपर वाला आप कहीं नेगेटिव में यूज कर सकते हो, इसको कहीं पॉजिटिव में यूज कर सकते हो। डन। तो ये हमने वन स्थिति रिपोर्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी समझ ली, वही सब यहाँ हिंदी में सेम लिखी हुई है। कैनोपी मतलब छत्रक, जो छत्र है पेड़ का वो हो गया। हिंदी में भी कैनोपी लिख सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हमने यहाँ लिख भी दिया होगा, जैसे ये छत्रक बोले या कैनोपी बोले वो एक ही बात है। ठीक है, और प्री के हिसाब से कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं, कहाँ सबसे ज्यादा वन है, कहाँ सबसे कम वन है। तो उससे पहले आप एक बात समझो, ध्यान से समझना। ये कोई इतना बड़ा एरिया है, 100 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया ये, 100 वर्ग किलोमीटर। और इसमें 10% हिस्से में
है ना, 10% हिस्सा, यानी कि 10 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, 10% में। अब एक दूसरा छोटा सा ले लिया, कोई छोटा जिला, इसका एरिया ही 10 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें आधे में वन क्षेत्र है, 50% में वन है, तो कितने में वन हुआ, 5 स्क्वायर किलोमीटर में। इसको नाम दे दिया हमने, शहर को ए, इसको बी। आप हमें ये बताओ वन क्षेत्र किस में ज्यादा है ना। तो यहां आंसर क्या आएगा, अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो इसमें 10 स्क्वायर किलोमीटर था, इसमें 5 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ए में वन क्षेत्र ज्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ए में वन क्षेत्र ज्यादा है। लेकिन वैसे देखें तो इसके तो कुल 10% हिस्से भी वन थे, बाकी तो ये यहाँ वन नहीं है। इसमें 50% में वन है, तो प्रतिशत की दृष्टि से बी में वन क्षेत्र ज्यादा है। कुछ आया समझ। तो वन क्षेत्र ज्यादा है, उसका आंसर इस पे डिपेंड करेगा कि प्रतिशत में पूछा है या क्षेत्रफल में पूछा है। यहां कोई चिंता की बात नहीं है, प्रतिशत में वन क्षेत्र ज्यादा पूछे तब भी सोनभद्र में है, क्षेत्रफल में ज्यादा पूछे तब भी सोनभद्र में है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाली जगह क्या बनेगी, सोनभद्र। जैसे यहां प्रतिशत में लिखा है तब भी सोनभद्र, और आगे क्षेत्रफल में लिखा है तभी भी सोनभद्र। सबसे कम वन क्षेत्र वाला, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी यूपी में सेम है, प्रतिशत में भी क्षेत्रफल में भी, दोनों में ही कौन है, बलिया। यहां तो दिक्कत हो गई थोड़ी सी, यहां सोचो जरा, ये हो गया इधर को सोनभद्र है ना, इधर को आ जाओ थोड़ा सा, और ये ऐसे इधर को ये हो गया बलिया। ये बलिया, ये सोनभद्र, यहाँ सर्वाधिक वन है, यहाँ न्यूनतम वन है, तो ये तो पास पास में है, पूरब के इलाके हैं, तो इनमें ऐसी क्या दिक्कत हो गई, है ना, दिक्कत तो हो गई। ये नीचे वाला पठारी क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है बताया था, यहाँ कुछ ये तराई वाला इलाका आ रहा है ऊपर के इलाके में, और ये दोआब वाला इलाका है ना, घाघरा नदी का और गंगा नदी, उनका क्षेत्र है। तो यहाँ पे तो जो बलिया वाला इलाका है वो ज्यादा उपजाऊ है, या सोनभद्र वाला ज्यादा पहाड़ पठारी क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है, तो आंसर आएगा बलिया, ये ज्यादा उपजाऊ है, सोनभद्र कम उपजाऊ है। तो पेड़ ज्यादा कहाँ होने चाहिए, दिमाग में आ रहा होगा कि बलिया में होने चाहिए अगर ज्यादा उपजाऊ है, तो ऐसा नहीं है ना। बलिया ज्यादा उपजाऊ है तो लोग वहां खेती करेंगे। जो ज्यादा उपजाऊ इलाके होते हैं वो धान की खेती, गेहूं की खेती, सब वहां, चूंकि वो फायदे का सौदा होता है ना, लोग वहां पे सरप्लस होता है उसको बेचते हैं, तो वहां पेड़ कौन लगाएगा, पेड़ काट काट के सब। तो बलिया में 1% से भी कम वन क्षेत्र है, सब जगह खेती करी जा रही है चूंकि उपजाऊ क्षेत्र है। और सोनभद्र पठारी क्षेत्र है, इस वजह से वहां पे खेती तो हो नहीं रही, तो पेड़ लगा रहे हैं, वन क्षेत्र है ना। तो अगर कारण आपको पता है तो याद करना आसान हो जाएगा, हमारा ऐसा मानना है, इसलिए हमने ये आपको बता दिया, वरना आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। क्रम मुश्किल से पूछा जाएगा पीसीएस के प्री में, आप चाहो तो ऐसे क्रम भी याद कर सकते हो। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र में है, फिर पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर चित्रकूट। सबसे कम बलिया में है, उससे थोड़ा ज्यादा फिर मऊ में हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, ये सब उपजाऊ इलाके वाले क्षेत्र हो गए। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। 5-5 हमने दे दिए हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना आपको ये बात तो जरूर याद रखनी है, प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र, सबसे कम बलिया, ये आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश का टोटल 9.96, उत्तर प्रदेश की रैंक 17वीं रैंक। टारगेट कितना है कंट्री का और उत्तर प्रदेश का, 33%। उत्तर प्रदेश का शॉर्ट टर्म में टारगेट कितना है, पहले 15 था, बढ़ा के उसको 20 कर दिया। ये कुछ फैक्ट हैं, ये 15 और 20 वाला अभी हम जब फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, बाकी हमने यहाँ बता दिए। तो ये हमने कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट भी देख लिए, और उत्तर प्रदेश में वनस्पति के प्रकार और विशेषताएं भी देख ली। अब तीसरा टॉपिक कि वनस्पतियों का महत्व क्या है। तो यहाँ पे आपको जरूरत क्या है, ये महत्व पढ़ के समझ में आएगा।
आपको इकट्ठा कंपाइलेशन मिल जाए, ढूंढना ना पड़े और थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, आपको याद रह जाए। वरना इसके वन के महत्व भी कोई भी बता देगा। मान लो जैसे आर्थिक महत्व है तो लकड़ी मिलती है, ईंधन हो गया, वन उत्पाद मिलते हैं, है ना, शहद हो गया, इस तरह की चीजें। तो कोई भी लिख लेगा ये सब, तो बस इकट्ठे मिल जाएं, बार बार रिवीजन हो जाएं, वहां सोचना ना पड़े। जैसे हम यहाँ सोच सोच के बता रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। इकट्ठे लिखे होंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो पेन नहीं रुकेगा, फिर तो लिखते चले जाएंगे, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करके आएंगे। सोच सोच के लिखेंगे तो 20 में से 15 कर पाएंगे, इतने में टाइम पूरा हो जाएगा। बाकी के 5 भी आते भी होंगे तब भी छूट जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना है और इकट्ठा एक जगह नोट्स का फायदा है। चलो तो देखते हैं वनों का क्या महत्व है। सबसे पहले लिखा है कि उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखो तो क्या है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना। नंबर 1, क्लाइमेट का रेगुलेशन करते हैं भाई, कार्बन को कैप्चर करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं। बताया था ना कि एक माइक्रो क्लाइमेट बना देते हैं ऐसे। तो जलवायु नियंत्रण का काम कर रहे हैं। पहली बात, सोइल कंजर्वेशन, कई बार बता चुके, जो पेड़ है वो मिट्टी को बांधे रहता है, तो वहां बरसात होगी तो 2 फायदे होंगे। एक तो मिट्टी बंधी हुई है तो पानी के साथ बहेगी नहीं, दूसरा ऊपर पेड़ भी है तो बूंद सीधे नहीं गिर रही, मिट्टी को तोड़ नहीं पाएगी, वो पेड़ से टकरा के फिर धीरे से मिट्टी पे गिर रही है ना। तो पेड़ जो है वो मृदा का संरक्षण करते हैं। वाटर साइकिल, जब पानी धीरे धीरे जाता है, पेड़ की जड़ें होती हैं तो उससे नीचे जमीन में परकोलेट होता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, तो ये वाटर साइकिल में भी मददगार कर रहे हैं। और दूसरा, जो पेड़ की पत्तियां हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होता है, पानी फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर से वर्षा बन के नीचे आ जाता है, तो वाटर साइकिल में इनका मदद है। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट, तो जितने जीव जंतु प्रजातियां हैं वो ज्यादातर तो वनों में ही रहनी है ना। तो क्लाइमेट से रिलेटेड या इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी बेनिफिट है वो इसमें लिख दिए कि क्लाइमेट का रेगुलेशन कर रहे हैं, सोइल का कंजर्वेशन कर रहे हैं, वाटर की साइकिल में मदद कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक आवास उपलब्ध करा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए आवास सबसे बड़ी जो चीज है, अगर किसी ने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो उसको पता होगा, ये क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण जैव विविधता हानि के सबसे बड़ा कारण क्या है। तो क्या आंसर आता है, आवास विनाश या आवास विखंडन, हैबिटेट लॉस या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना, या उसका फ्रेगमेंटेशन। तो ये बड़ा महत्व है। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट वन प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, उसका महत्व हाईलाइट करने के लिए हमने केवल बता दिया आपको यहाँ पे। आर्थिक देखते हैं फिर इसके बाद में, है ना, कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस वनों के क्या है। देखो तो फ्यूल वुड मिल रहा है सबसे पहले, है ना, कि लकड़ी है उसका ईंधन के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, टिम्बर मिल रहा है यानी कि उसका फर्नीचर के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा, कॉटेज इंडस्ट्री को, तो वन से ऐसे कुछ उत्पाद मिलते हैं जो इंडस्ट्री में काम आते हैं, जैसे बैम्बू हो गया, ग्रास हो गया, है ना, इस तरह की चीजें। तो रोप मेकिंग में, बास्केट मेकिंग में, इन सब में काम आ रहे हैं। 3 फायदे पता चल गए, फ्यूल वुड, टिम्बर एंड रॉ मटेरियल फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। फिर नॉन टिम्बर प्रोडक्ट है तो उसमें तो बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे तेंदुलीव है, सोनभद्र मिर्जापुर में बीड़ी बनाने के काम में आता है। वो जो बीड़ी के ऊपर का कवर है उसके अंदर तंबाकू भरा है, तो ऊपर वो पत्ता है, तेंदू का पत्ता है ना। मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी, ये सब भी मिल रहे हैं वनों से। और जो है गम है, हनी है, इस तरह की चीजें यहाँ से मिल रही हैं। तो ये नॉन टिम्बर में बता दिया। बाकी जो खेती कर रहे हैं उन्हें ये फायदे नहीं मिल रहे, लेकिन वो किनारे किनारे वन लगा सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो वहां पे किसान को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, वो भी तो वन क्षेत्र ही है ना। ग्रीन कवर में तो वन भी आ रहा है और वृक्ष भी आ रहा है, वन क्षेत्र वृक्ष क्षेत्र दोनों आ रहे हैं। तो ये इसके आर्थिक लाभ हो गए कि उसको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो जाता है। ये 6-7 हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लिए, 3-4 जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लिए। सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस, तो हमारे यहाँ बहुत से पेड़ों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो पवित्र वन है, ये इनका एक सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस है। देखा होगा कि समय समय पे कभी आम के पत्तों की जरूरत होती है ना, कभी बड़ के पत्तों की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ पूजा होती रहती है। तुलसी तो हर चीज में प्रयोग की जा रही है। कुछ वन ऐसे हैं जिनका पिलग्रिमेज महत्व है,
जैसे आपने देखा होगा वृंदावन में निधि वन है ना, श्री कृष्ण का जो रासलीला स्थल है, तो निधि वन, उसके बारे में आपने कहानियां सुनी होंगी कि रात में कोई वहां देख ले तो आंखों की रोशनी चली जाती है। हमें नहीं पता है ना, हमने सुनी हुई कहानी है तो बता रहे हैं, कितना ऑथेंटिक वो है हमें नहीं पता। तो नैमिषारण्य का वन फेमस है। तो ये वन के सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस हो गए। ठीक, स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल रोल भी है इनका। ठीक है, वो कैसे? वन जो है वो रोजगार भी उपलब्ध कराता है। जो इससे लकड़ी मिल रही है तो नॉन टिम्बर यूज में उससे पेपर बनना है, तो पेपर इंडस्ट्री में जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, क्या वो वन पे निर्भर नहीं है? इको टूरिज्म, मान लो दुधवा पार्क घूमने गए तो आपने वहाँ गाड़ी करी, उससे गए, तो वो जो उन लोगों को रोजगार नहीं मिला, आसपास के होटल हैं उनको रोजगार नहीं मिला। तो इनका स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल रोल भी है, ये रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं भिन्न भिन्न तरह से। एनर्जी सिक्योरिटी तो हमने देख ही लिया, फ्यूल बोर्ड का काम कर रहे हैं। और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की एक बफर का काम करते हैं आपदाओं के विरुद्ध। जैसे मान लो ये कोई रेगिस्तानी इलाका है ना, और यहाँ पे जो है वो उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ से हवा के साथ रेत आके इसमें बिछ नहीं जाएगा, तो इसके बीच में क्या करा, पेड़ों की बेल्ट लगा दी, अब नहीं जा पाएगा रेत यहाँ पे। तो ये एक बफर का काम भी करते हैं ना, सिक्योरिटी बफर। यूपी में तो नहीं लिख सकते, पर बता दे रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है। तो तटीय क्षेत्रों में जब साइक्लोन आता है तो यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव, वो बफर का काम नहीं करती, बचा लेती है चक्रवात से, है ना, तटीय आबादी को। अब वो मैंग्रोव भी काट दें वहां पे पर्यटन के हिसाब से और बाद में कहें तबाही हो रही है, तो ये तो फिर गलत बात है ना। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कराया आपने, मैंग्रोव वन नहीं हटाए होते तो फिर कम होती वो तबाही। काफी घने वन होते हैं ना, उसमें इनकी जड़ें इतनी बारीकी से एक दूसरे में होती रहती हैं कि पानी तक नहीं निकल पाता। तो ये हमने कुछ फायदे देख लिए उत्तर प्रदेश के वनों के। अब इतने सारे फायदे हैं तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो सरकार ने क्या बढ़ावा दिया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये पढ़ेंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है या वन क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और जो सरकारी प्रयास हैं, क्या उनसे वो चुनौतियां दूर हो जा रही हैं या अभी भी बनी हुई हैं? अगर अभी भी बनी हुई हैं तो आपको कुछ सुझाव देने पड़ेंगे कि भाई सरकारी प्रयासों से भिन्न ये भी करना चाहिए, यानी कि वे फॉरवर्ड, आगे की राह भी बतानी है और वन नीति भी बतानी है ना। तो ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम क्लास में इतना ही कर रहे हैं। जो अभी तक मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है वो इससे हो जाएगा, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो आपका होमवर्क है कि आपने घर से उसको जरूर 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 लिख के देखना है। सीरियस कैंडिडेट हो, चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, तो चाहे पहली बार तैयारी कर रहे हो, चाहे तैयारी करते हुए 6-7 साल हो गए हैं, जैसा बता रहे हैं सीधे बच्चे बन के वैसा करते रहो, नंबर आ जाएगा। काम चोरी करोगे तो कोई गारंटी नहीं है ना। चलो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।